हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड है, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूँगी मैं व्हाट आर दोज पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइसेस और क्या चेंजेस आते हैं पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करके पोएम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले है The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम हम कैसे पता लगाते हैं? आपको एक लाइन पढ़नी है पोएम की और जो लास्ट वर्ड है उसको बोल के देखना है। तो आप बोलोगे क्रो, फिर सेकेंड लाइन का भी लास्ट वर्ड देखना है मी। क्रो और मी राइम नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए, और मी के आगे हम लिख देंगे बी। अब देखते हैं थर्ड वर्ड कौन सा है थर्ड लाइन का, लास्ट वर्ड कौन सा है थर्ड लाइन का, स्नो। तो क्या वो इनमें से किसी से राइम कर रहा है? क्रो स्नो फर्स्ट वाली लाइन से राइम कर रहा है, क्रो से। तो हम इसमें भी जैसे यहाँ पे ए लिखा था यहाँ पे भी ए लिख देंगे, और इसका फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री जो कि मी से राइम कर रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे हमने बी लिखा था इसलिए यहाँ पे भी हम बी लिख देंगे जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी राइम स्कीम जो है इस स्टैंजा की, पोएम में हम पैराग्राफ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं स्टैंजा। सो फर्स्ट स्टैंजा राइम स्कीम इज ए बी। तो ये म्यूजिकल इफेक्ट प्रोवाइड करती है पोएम को, इसलिए पोएट्स जनरली एक राइम स्कीम फॉलो करते हैं अपनी पोएम में। अब हम पढ़ते हैं दूसरी पोएटिक डिवाइस पर जो कि है सिंबॉलिज्म। अब इसमें इस पोएम में पोएट ने कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं, और कौन कौन से हैं वो सिंबल्स फर्स्ट स्टैंजा में ही हमको पता लग गया है। एक तो है क्रो, स्नो और हेमलक ट्री। ये तीनों के तीनों जो सिंबल्स हैं they denote hardships in life, they denote negative elements in life। जैसे कि क्रो, आप सभी को पता है क्रो एक सिंबल है डेथ का, बैड ओमेन का, अपशकुन का। उसी तरीके से जो स्नो है दैट इज अ सिंबल ऑफ हार्डशिप्स इन लाइफ। और हेमलक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो ये भी पॉइजनस प्लांट है इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिविटी दिखाई गई है। अब सिंबोलिज्म यहाँ पे हमने बता तो दिया कि ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। अब व्हाट इज सिंबोलिज्म? सिंबोलिज्म एक पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, सिंबल्स यूज किए जाते हैं टू सिग्निफाई सम आइडिया और क्वालिटी बाय गिविंग देम सम सिंबॉलिक मीनिंग। और कौन से सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं जो कि उसके लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग है। अब जैसे हमने क्रो को सिंबॉलिक मीनिंग दिया है एसोसिएटेड विद डेथ एंड बैड ओमेन, असली में क्रो का मीनिंग तो कौवा होता है। तो इसीलिए जो हम उसको सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं दैट मीनिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन जो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है वो ये है कि इसी पोएम में द पोएट हैज एसोसिएटेड नेगेटिव सिंबल्स with these all elements, लेकिन he makes these symbols instrumental in bringing about a deep and positive change in the poet's mind। ये जो symbols हैं इन्हीं की वजह से बाद में उसका मूड भी ठीक हो जाता है। तो हमारा जो ये पोएट का कहना है कि इन्हीं सिंबल की वजह से पॉजिटिविटी भी आ जाती है पोएम में। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ पोएम को। अगर आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पोएटिक एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड। तो देखिए हैज़ गिवन माई हार्ट, इस लाइन में ऑलिटरेशन पोएटिक डिवाइस यूज्ड है। अब क्या होता है ऑलिटरेशन? इट इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एंड दैट ऑल्सो सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड विच इज प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए हैज
हार्ट, ह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑलिटरेशन। तो यहाँ पे हमने एक और पोएटिक डिवाइस सीख ली है, ऑलिटरेशन। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड स यहाँ पे भी ऑलिटरेशन पोएटिक डिवाइस यूज्ड है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं वाल्स, AEIOU। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द लेटर्स इन द अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है जो कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में प्लेस्ड है, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड ऑलिटरेशन। तो यहाँ पे भी सेम पोएटिक डिवाइस यूज्ड है, ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसके अलावा एक और पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज की गई है वो है इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है? इसमें द पोएट रेफर्स टू सम मेंटल पिक्चर्स और इमेजेस विच आर फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड। इतना अच्छी तरह से पोएम लिखी जाती है कि हमारे माइंड में वो मेंटल पिक्चर्स बन जाती हैं। जैसे अगर आप ये पोएम पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक विंटर लैंडस्केप आपके सामने बना हुआ है, जिसमें कि पेड़ जो कि स्नो से ढके हुए हैं वो आपको अपने माइंड में दिखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी। तो इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी यूज्ड है। इसके अलावा एक और पोएटिक डिवाइस यूज्ड है, वो है एंजैममेंट। एंजैममेंट क्या होता है? जैसे कि इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग लाइन्स फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। तो इसमें क्यों पोएट यूज करता है ये? ताकि हमारा जो आइडिया है यहाँ वो जो बताना चाहता है वो आइडिया फर्स्ट लाइन में फिनिश नहीं हुआ है, तो ना तो हमको पॉज मिलता है ना हमारी लाइन फिनिश होती है फुल स्टॉप से। तो सेम आइडिया रन्स फ्रॉम वन लाइन टू दी अदर, यहाँ पे भी नहीं मिला, टू दी अदर टू दी अदर, और इस पोएम में तो लास्ट में बस एक फुल स्टॉप आया है। तो हम कह सकते हैं द सेम आइडिया इज रनिंग फ्रॉम वन लाइन टू दी अदर एंड नेक्स्ट, and towards the end only that idea finishes. So this poem is an excellent example of enjambment. अगर आपको enjambment पे, alliteration पे वीडियो देखना है तो मैंने इसी चैनल पे कई वीडियोस बनाए हैं पोएटिक डिवाइस पे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.